स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में गैस वेल्डिंग किया था, वो भी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस था और उसमें जो हीट क्रिएटेड बाय गैस। तो सिमिलरली आर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये भी फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है और इस वेल्डिंग में भी दो पीसीज को वेल्ड करने के लिए जो हीट है वो क्रिएट होती है बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, तो इसमें जो हीट है फ्यूजन के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो किस कारण क्रिएट हो रही है? बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है इसमें ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है इन विच एन इलेक्ट्रिक आर्क इज सेट अप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। It is also defined as that type of welding process which utilizes the intense heat of an electric arc to effect the weld is known as arc welding। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि दो वर्क पीसेस के बीच में जो फ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर हमारी जो हीट है वो क्रिएटेड हो रही है बाय मीन ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क, तो हम उस वेल्डिंग प्रोसेस को कहते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग की बात करें तो ये डायग्राम है हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग को दिखा रहा है। ये हमारा बेस मेटल है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में हमारी आर्क क्रिएट होती है। ठीक है, जिसके कारण ही फ्यूजन होता है और आफ्टर सोल्डिफिकेशन वो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है उसके बीच में वो हमारी क्या होती है? कोर वायर होता है, उसके ऊपर हमारी कोटिंग होती है। ठीक है, और जो फ्लक्स की कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है हमारा क्या है? प्रोटेक्टेड गैस सील्ड है। तो ये हमें ये प्रोटेक्शन करती है, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस एरिया में ना आए। ठीक है, ये आर्क होगी और ये हमारा मोल्टन वेल्ड पुल है। तो जब हमारा बेस में मतलब ये वर्क पीस हो गया और ये हमारी होगी इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनता है और सेपरेट करते हैं तो आर्क प्रोड्यूस होती है और उस आर्क की हीटिंग के कारण फ्यूजन होता है। मतलब जो मेटल है वो मेल्ट करती है और आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमारा जो वेल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आर्क क्रिएट करने के लिए हम तो कॉन्टैक्ट बनाते हैं पहले इलेक्ट्रोड एंड वर्क के बीच में या दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और उसके बाद हम उनको सेपरेट कर लेते हैं तो हमारी आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमारा है हमारा प्रिंसिपल आर्क वेल्डिंग का। अगर हम बेसिक आर्क वेल्डिंग सर्किट की बात करें तो सर्किट के अंदर क्या होता है? ये हमारा पावर सोर्स है, पावर टर्मिनल्स हैं। ठीक है, जहाँ से हमें करंट मिलता है। ठीक है, पावर सोर्स से हमारा ये वर्क पीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हमारी आर्क हो रही है। इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए हम इलेक्ट्रोड होल्डर यूज करते हैं। ये पावर केबल है जो हमारे किससे कनेक्ट होएगी? पावर सोर्स से। ठीक है, और यहाँ पर भी ये पावर केबल है जो किससे कनेक्ट होएगी? पावर सोर्स से। ठीक है, तो ये बेसिक आर्क वेल्डिंग का हमारा सर्किट है। तो अगर प्रिंसिपल में आगे हम डिस्कस करें तो जब हमारा ये जो हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं और सेपरेट करते हैं उसके बाद हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उसमें इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है? बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तब जब वो स्ट्राइक करते हैं हमारा वर्क पीस के साथ तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण हमारा फ्यूजन होता है। मतलब जो मेटल है वो मेल्ट होती है। ठीक है, तो साथ में हम वही फ्लक्स यूज कर रहे हैं। और अगर हमारा इलेक्ट्रोड है वो नॉन कंज्यूमेबल है तो हम क्या यूज करते हैं? फिलर रोड को भी यूज करते हैं, जैसे हम गैस वेल्डिंग में यूज करते थे टू फिल दी गैप या कैविटी। ठीक है, तो आफ्टर सोल्डिफिकेशन जो ये होता है हमारा सोल्डिफिकेशन के बाद हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। और आर्क वेल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर की बात करें तो वो
लगभग हमारा 3000 से लेकर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा यहाँ पर टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें हमारा नॉर्मली हम जर्नली प्रेशर अप्लाइड नहीं करते। जब हमारा मोल्टन वेल्ड पुल के बाद जब हमारी हम कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हमारी वेल्डिंग सॉल्डिफिकेशन के बाद कंप्लीट हो जाती है। प्रेशर की जर्नली रिक्वायरमेंट नहीं रहती इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा आर्क वेल्डिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। आर्क वेल्डिंग के लिए जो मशीन है वो 2 टाइप की मशीन्स हम यूज़ करते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन मतलब डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन, और एसी वेल्डिंग मशीन अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग मशीन। तो अगर हम डीसी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन की बात करें तो इस मशीन के अंदर हम रिएक्टिफायर और जनरेटर को यूज़ करते हैं। और अगर रिएक्टिफायर टाइप मशीन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो पहले हम स्टेप डाउन करते हैं बाय मीन ऑफ ट्रांसफार्मर टू द रिक्वायर्ड वोल्टेज, और उसके बाद हम सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये रिएक्टिफायर है वो वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं, हाईली रिलायबल होते हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। अगर और बात करें डीसी मशीन्स की तो हम डीसी जनरेटर भी यूज़ कर लेते हैं जो ड्रिवन बाय होते हैं इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन एसी और एन ऑयल इंजन। और जो डीसी वेल्डिंग के अंदर ठीक है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ठीक है वेल्डिंग के लिए करंट की वोल्टेज की वो होती है 60 to 80 वोल्ट्स फॉर स्ट्राइकिंग द आर्क स्ट्राइक करने के लिए, और 15 से लेके 25 वोल्ट तक हमें चाहिए होती है मेंटेन करने के लिए आर्क को। तो अगर हम वेल्डिंग के अंदर डीसी मशीन वेल्डिंग मशीन को यूज़ करते हैं तो उसको कह देते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग। अगर एसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको कह देते हैं एसी आर्क वेल्डिंग। और नेक्स्ट अगर हम एसी वेल्डिंग मशीन की बात करें तो जो एसी वेल्डिंग मशीन होती हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टैटिक ट्रांसफार्मर टाइप होती हैं। ठीक है। और इनका जो फ़ायदा क्या है कि दे आर स्मॉलेस्ट हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं और लाइटेस्ट टाइप ऑफ वेल्डर्स इससे मेड किए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो हैवी वर्क के लिए ये इनकी रेंज होती है जो करंट की वो होती है 200 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर्स के लिए। ठीक है। और लाइट इंडस्ट्रियल वर्क के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होती है अप टू 150 एम्पेयर रेटिंग की मशीन होती है जो वर्कशॉप्स के अंदर या लाइट वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो इसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आर्क स्टेबलाइजेशन कैपेसिटी के साथ लगे होते हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। और एसी वेल्डिंग मशीन में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। और इनका एडवांटेज क्या होता है कि ये हमें फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं आर्क ब्लो से। ठीक है। जो आर्क ब्लो होती है ये जो एक ड्रॉबैक्स है ठीक है जो डीसी वेल्डिंग मशीन्स में होता है, लेकिन एसी वेल्डिंग मशीन की बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती बाय ड्यू टू द मीन ऑफ किसका जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें टॉपिक की तो वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग। तो हमने जैसे बात करी कि आर्क वेल्डिंग में अगर हम एसी वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसको एसी आर्क वेल्डिंग कहते हैं, और अगर डीसी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो डीसी आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो जो एसी आर्क वेल्डिंग है वो क्या है मोर एफिशिएंसी होती है, डीसी की लेस एफिशिएंसी होती है। इसका जो पावर कंजप्शन है एसी का वो लेस है लेकिन डीसी का पावर कंजप्शन मोर है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एसी के केस में लेस है और डीसी के केस में मोर है। हायर वोल्टेज हैंस नॉट सेफ, जो वोल्टेज होती है इसमें हायर होती है इसलिए नॉट सेफ होती है, लेकिन जो डीसी की वोल्टेज होती है वो लो होती है इसलिए इसका ऑपरेशन सेफर होता है।
नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल को वेल्डिंग के लिए एसी आर्क वेल्डिंग सुटेबल नहीं होती, लेकिन डीसी वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस दोनों मेटल्स के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, थिन सेक्शंस के लिए भी, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज हाई होती है तो थिन सेक्शन के लिए भी एसी हम नहीं प्रेफर करते, लेकिन जो डीसी हमारी आर्क वेल्डिंग है प्रेफर्ड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शंस। एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू द वर्क और इलेक्ट्रोड। इसमें पोलैरिटी का कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि पोलैरिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो हम इसमें वर्कपीस या इलेक्ट्रोड को किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डीसी में है यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड। तो अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो वेल्डिंग पावर सोर्स, वही कि वेल्डिंग मशीन कौन सी होगी हमारी, एसी या डीसी। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, जो मैंने डायग्राम में बताया था कि आपको इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा ग्राउंड क्लैंप। ठीक है, नेक्स्ट ये ग्राउंड क्लैंप किस लिए यूज होता है, हमारा अर्थ बनाने के लिए वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग केबल्स एंड कनेक्टर्स, जो हमारा जोड़ते हैं वर्क पीस को और हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर को वेल्डिंग पावर सोर्स से। नेक्स्ट हो गया हमारी एसेसरीज। एसेसरीज हो गया जैसे चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर किसके यूज होता है, हमारा जो स्लैग फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग वेल्डिंग उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, और वायर ब्रश भी यूज करते हैं हम। ठीक है, वहां पर क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, ये स्टैंडर्ड ही होते हैं, हर वेल्डिंग में यूज होते हैं। जैसे वेल्डिंग हेलमेट हो गया यानी फेस शील्ड हो गया, ग्लव्स हो गया, हमारे गोगल्स हो गए, एप्रन हो गया, ये सभी क्या है हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो हर टाइप की वेल्डिंग में यूज होते हैं। तो अब आपको मैं वेल्डिंग शॉप में लेके जाऊंगा जहां आपको ये सभी इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा। तो ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर है 150 एम्पियर, ये लाइट ड्यूटी के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें ये हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्लैंप है जिससे हमने क्या किया है, वर्क टेबल को क्लैंप किया हुआ है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में हमारी स्पार्क प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पर हम केबल भी यूज कर सकते हैं और हम ऐसे डायरेक्ट भी क्लैंप कर सकते हैं। ये हमारा दूसरी केबल जा रही है इलेक्ट्रोड होल्डर को। ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, और ये हमारी क्या है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर होल्ड करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड होती है इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग होती है, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग में देखा था। तो जब हम, ये हमारा वर्क टेबल है जिसके ऊपर हम वर्क पीस रखते हैं। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, आर्क प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड को इसके साथ कांटेक्ट बनाते हैं, देन जब सेपरेट करते हैं वर्क पीस से तो हमारी आर्क क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। ये दूसरी हमारी आर्क वेल्डिंग मशीन है और ये हैवी ड्यूटी के लिए है। इसकी जो एम्पियर रेटिंग है वो 400 एम्पियर है। ठीक है, तो इसमें भी वही आपको दिख रहा है कि ये 2 केबल्स हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों केबल्स को कनेक्ट करने के लिए ये हमारा क्लैंपिंग डिवाइस है। तो इसको जब हमने, ये हमारी वर्क टेबल है, तो जहां भी हमारा वर्क पीस हम रखेंगे तो ये उसके साथ हम क्लैंप कर देते हैं अर्थिंग बनाने के लिए। और दूसरा हमारा जो ये है केबल, ये हमारी टच है
ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसके अंदर हम वही इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो सेकंड केबल हमारी उसके साथ टच है। ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसकी मशीन की स्पेसिफिकेशंस। ये एक और वेल्डिंग मशीन रखी हुई है वर्कशॉप में ही, तो इसमें देखिए ये वही हमारा वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है जो हमें वोल्टेज बता देता है। ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है, नीचे हमारा वही दो केबल्स हैं, एक अर्थ के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड होल्डर के लिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट सिंस करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इन ए डीसी और वेल्डिंग द पोलैरिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये देखो, ये हमारी दो टाइप की पोलैरिटीज दिखाई है डायग्राम में। तो एक है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी, दूसरा होता है रिवर्स पोलैरिटी। तो वही हमारा सेटअप है जो हमने देखा था। तो ये हमारा एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये डीसी पावर सप्लाई है, ये दोनों केसेस में डीसी पावर सप्लाई है, क्योंकि ये जो पोलैरिटी है वो डीसी मशीन्स के अंदर ही होती है। एसी मशीन्स में ये पोलैरिटी नहीं होती, हर साइकिल के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो अगर हमारा जो कनेक्शन है इस टाइप से है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है और जो वर्क पीस मतलब एनोड है वो क्या है? पॉजिटिव है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव है और अगर वर्क हमारा पॉजिटिव है तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी। तो इसमें क्या होता है? मटेरियल हीटेड फास्टर देन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? जो वर्क पीस है वो जल्दी हीट हो जाता है, फास्टर हीट होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पुट्स द हीट वेयर नीडेड। इसका एडवांटेज क्या है? तो जहां हमें हीट की रिक्वायरमेंट है वहां हम हीट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी है वो हम थिक मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं और इसके अंदर हमारा डीप पेंट्रेशन ऑब्टेन्ड होता है। और अगर दूसरी साइड बात करें तो रिवर्स पोलैरिटी मतलब उल्टा। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव थी तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, और वर्क यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2/3 हीट इज जनरेटेड एट एनोड एंड 1/3 ऑन कैथोड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड हमारा जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू हमारा वर्क पीस। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है हम फॉर थिन मटेरियल्स के लिए रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोड ओवर हीटिंग ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेट पोलैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट रेगुलेशन एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो जैसा हमने पढ़ा था एसी और डीसी मशीन्स के अंदर कि जो हमारा, और हमने वर्कशॉप में भी देखा था कि जो हमारी एसी या डीसी मशीन्स हैं उनकी जो रेंज है वो 150 से लेके 600 एम्पेयर के बीच में होती हैं। और वेल्डिंग के अंदर हमें क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी का करंट चाहिए, मतलब 80 एम्पेयर से लेके हमारा 600 एम्पेयर तक का करंट हम यूज करते हैं अपना वेल्डिंग के लिए। और जो वोल्टेज होती है वो कम हो चाहिए हमें। ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ा था, तो आगे इसमें यही डिस्कस करेंगे। तो वेल्डिंग रिक्वायर्स हाई करंट ओवर 80 एम्पेयर्स। मोस्ट ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन आर सिंगल ऑपरेटर स्टैटिक ट्रांसफार्मर टाइप हैविंग रेटिंग ऑफ 200 to 600 आरपीएम। तो जो एसी सप्लाई होती है वो हमारी कितनी आती है? 400 से लेके 440 वाट अगर 3 फेज कनेक्शन की बात करें। ठीक है, तो हमें स्टेप डाउन हमें जो चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और उसको स्टेप डाउन करते हैं 80 to 100 वाट्स। ठीक है, एसी के केस में है, ये एसी मशीन्स के केस में 80 to 100 वाट्स हमें चाहिए होती है फॉर स्ट्राइकिंग दी आर्क, और 30 to 40 हमें चाहिए होती है
वोल्ट हमें फॉर मेंटेनिंग द आर्क, ठीक है। दिस बाय मीन ऑफ करंट रेगुलेटर। तो हम ये कहाँ से कंट्रोल करते हैं, जो हमारा करंट रेगुलेटर होता है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और अगर डीसी मशीन की बात करें तो वहाँ पर जो हमें वोल्टेज चाहिए स्ट्राइकिंग ऑफ आर्क के लिए वो होती है 60 to 80, और हमें मेंटेन करने के लिए आर्क को जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 15 से लेके 25 वोल्ट तक, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज टू, जो हम ट्रांसफार्मर्स को यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग हाई वोल्टेज लो करंट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लो वोल्टेज हाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री हीटिंग, कि हम प्री हीटिंग क्यों करते हैं वेल्डिंग के अंदर। तो प्री हीटिंग क्या होता है कि हम वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग से पहले हीट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है टेम्परेचर डिफरेंस को बिटवीन द वेल्डिंग आर्क एंड बेस मेटल, ठीक है। तो उसका क्या फायदा होता है, हेल्प्स टू लेसर श्रिंकेज स्ट्रेस, ठीक है। श्रिंकेज स्ट्रेस को लेस करने के लिए हम प्री हीटिंग करते हैं। रिड्यूस क्रैकिंग एंड डिस्टोर्शन, तो ये श्रिंकेज स्ट्रेसेस के कारण ही क्या क्रैकिंग और डिस्टोर्शन होता है, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेस, जो इंटरनल स्ट्रेस होती हैं वो भी रिलीव हो जाती हैं प्री हीटिंग के कारण। और स्लो कूलिंग रेट ऑफ द फिनिश वेल्ड एंड रिड्यूस हार्डनेस इन heat affected zone which creates a weld that is less brittle and more ductile। तो इसी मतलब प्री हीटिंग के कारण भी हमारा कूलिंग रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। कहाँ पर, हीट अफेक्टेड जोन के अंदर। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा मटेरियल मोर लेस ब्रिटल होता है और मोर डक्टाइल हो जाता है और उसके अंदर क्रैक फॉर्मेशन नहीं होती। प्रोवाइड नेसेसरी हीट into the weld area to ensure proper penetration in case of thick material। और thick material के लिए proper penetration हो, ठीक है, तो इसलिए भी हम प्री हीटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट हीटिंग। तो पोस्ट हीटिंग कैन बी डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ हीट टू एन असेंबली आफ्टर वेल्डिंग। तो प्री हीटिंग में हम वेल्डिंग से पहले हीट देते थे, पोस्ट हीटिंग में हम वेल्डिंग के बाद हीट देते हैं, ठीक है। तो ये कई तरीके से दी जाती है। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये रिलीव कर देती है रेजिडुअल स्ट्रेस को। इमीडिएट पोस्ट वेल्ड हीटिंग में क्या होता है, रिलीव्स डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन, जिसके कारण क्या होते हैं, वॉइड्स और होल प्रोड्यूस होते हैं वेल्डिंग के अंदर। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग। तो ये नॉर्मलाइज क्या करता है, रिफाइन कर देता है माइक्रो स्ट्रक्चर को, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिफाइन कर देता है। क्वेंचिंग में क्या करते हैं, हार्डन्स वेल्ड बाय रैपिड कूलिंग, हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम क्वेंचिंग यूज करते हैं। और टेम्परिंग में क्या करते हैं हम, जो यहाँ पर हमारे रिफाइन हुए थे माइक्रो स्ट्रक्चर उसको स्टेबलाइज कर देते हैं आफ्टर क्वेंचिंग और वेल्डिंग। तो ये था हमारा प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग और उसके एडवांटेज कि हम क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायर्ड है ये। थैंक यू।